BSSS Rhythm. BSSS Rhythm. BSSS Rhythm. कहते हैं हुनर तो सब में होता है, बस फर्क इतना है कुछ छुप जाते हैं और कुछ छप जाते हैं। हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। आप सुन रहे हैं BSSS रिदम और मैं हूं आपकी अपनी आरजे खुशबू। स्वागत करती हूं आपका अपने शो में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक बहुत ही खास मेहमान, जिन्होंने लेखन की दुनिया में अपना पहला कदम सिर्फ 11 साल की उम्र में रखा था। जी हाँ, हमारे आज के मेहमान हैं मिस्टर निशांत उपाध्याय। 2017 में जिफलिफ द ग्रेट इंडियन फिल्म एंड लिटरेचर फेस्टिवल के नेशनल पोएट्री कंपटीशन के विजेता रहे। आपको जावेद अख्तर साहब ने तकरीबन देश भर से आए 600 लोगों के सामने सम्मानित किया। दोस्तों, साथ ही निशांत 2017 में शंखनाद स्टेट लेवल पोएट्री कंपटीशन के भी विनर रह चुके हैं, जिसमें आपको स्टेट मिनिस्टर श्री दीपक जोशी जी ने सम्मानित किया था। और निशांत एक एक्टर भी हैं, तो मैं अपने सभी लिसनर्स को ये बताना चाहूंगी कि आपने नवाजुद्दीन सिद्दीकी की टीम के साथ में एक शॉर्ट फिल्म में भी काम किया है और साथ ही पीयूष मिश्रा जी, शकील आजमी जी और रवीन सिंह जी के साथ स्टेज परफॉर्मेंस भी दिया है। आप कई सारे स्कूल्स में और कॉलेजेस में पोएट्री वर्कशॉप्स भी लेते हैं। निशांत जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने शो में। थैंक यू सो मच। ऑल्दो मैं काफी खुद का इतना इंट्रो सुन के आई एम फीलिंग बिट अच्छे में ही, बट थैंक यू सो मच। इट्स फॉर सच वार्म वेलकम। तो कैसा लग रहा है आपको BSSS रिदम आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। BSS रिदम सिंस इट्स इंसेप्शन में फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे काफी सारे दोस्त थे BSS में, बहुत सारे खास दोस्त थे। और सानिया और चार्ली और ऐसी कई सारी जनरेशन BSS रिदम ने इतने अच्छे होस्ट दिए हैं भोपाल शहर को। आप भी आगे जाके ऐसी होस्ट बनेंगी, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। तो आई एम फीलिंग वंडरफुल। तो जब हमारी बात हो रही थी तो आपने मुझे बताया था कि आप काफी यंग एज से पोएट्री कर रहे हैं, तो तब से आपने बिल्कुल सोच कर रखा था कि मुझे पोएट और स्टोरी टेलर ही बनना है, या फिर ये सिर्फ एक पैशन था? ऐसा है, जब मैं बड़ा हो रहा था तो मैं काफी सारी चीजें सोच रहा था मुझे क्या क्या बनना है। सो आई ऑल्सो वांटेड टू बी इन मिलिट्री, आई वांटेड टू बी अ तबला प्लेयर और भी काफी सारी चीजें। लिखने की जहाँ तक बात है तो मेरी एक हिंदी टीचर थी, सीता राय मैम, प्रीटी स्ट्रिक्ट, और मैं उनकी क्लास में कुछ शैतानी कर रहा था और उन्होंने मुझे पनिशमेंट दिया कि 2 दिन बाद एक पोएट्री कंपटीशन है तो तुम्हें अपनी कविता लिखनी है और उसमें पार्टिसिपेट करना है। उस पनिशमेंट के कारण मुझे सेकंड प्राइज मिला और धीमे धीमे मजा आने लगा, धीमे धीमे लिखने में मजा आने लगा, क्योंकि पढ़ता मैं पहले से था। सो ग्रेजुअली आई रियलाइज्ड कि दिस इज समथिंग दैट आई रियली वांट टू डू फॉर होल ऑफ माय लाइफ। सो दैट्स हाउ इट इज। दिस इज सो अमेजिंग। कितनी खूबसूरत सी बात है कि एक टीचर ने एक बच्चे को पनिश किया कि आपको एक पोएट्री लिखनी है, और उन्होंने उस चीज को इतना ज्यादा अपने अंदर ढाल लिया है कि इतने बड़े, इतने दिग्गज कलाकार हैं आज आप। तो आपका एक YouTube चैनल भी है, भोर के संवाद। तो इसका आइडिया कहाँ से आया और इसका भोर के संवाद का क्या मतलब है? मैं अपनी वर्कशॉप, जैसे आपने बताया, मैं स्कूल कॉलेजेस में पोएट्री वर्कशॉप लेता हूँ। सो एक समय आया जब मैं अभी लॉकडाउन के बाद आई थॉट मैं अपनी वर्कशॉप चालू करता हूँ, बिकॉज स्कूल्स कॉलेजेस वर नॉट इनटू करिकुलर एक्टिविटीज। तो उससे पहले मैंने सोचा किसी एक अच्छे राइटर का इंटरव्यू लेते हैं एक बार, जिससे मार्केटिंग थोड़ा सा हो जाएगा, नाम हो जाएगा। बट देन माय सिस्टर एडवाइज्ड मी कि इसका एक सीरीज भी बना सकते हैं। और फिर भोर के संवाद जन्मा। भोर के संवाद एक्चुअली एक टीवी सीरीज है या यूट्यूब सीरीज है, जो कला कबाब और किस्से नाम के पेज पर आता है। सो जो पेज का नाम है वो कला कबाब और किस्से, भोर के संवाद मेरा शो है। उन लोगों की हेल्प से हम करते हैं। और इसके नाम के पीछे एक्चुअली भोर जो है वो एक सुबह होती है। ऑल्सो मेरे नाम का मतलब भी भोर है। तो हमने इस तरह से इसे देखा कि इसमें हम बड़े बड़े राइटर्स से वो सवाल करेंगे, उस तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे जिससे जो नए लिखने वाले राइटर्स हैं उनको अपने जवाब मिल सके। और इसीलिए इसे भोर के संवाद नाम दिया, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि शायद किसी की कोई बात, किसी का एक शब्द किसी नए लेखक के अंदर एक भोर का जन्म करेगा, एक नई किरण का जन्म होगा उसके जीवन में। तो इसीलिए हमने भोर के संवाद शुरू किया। दिस इज अमेजिंग। अच्छा, भोर करके एक वर्कशॉप भी आप कंडक्ट करते हैं, तो वो आइडिया कैसे? उसका आइडिया ऐसे हुआ क्योंकि जब मैं जिफलिफ, जैसा आपने बताया, जिफलिफ हुआ, शंखनाद हुआ, 2-3
कविताएं मेरी और उसी वक्त बड़ा ही खुशनुमा दौर था। हाँ। तो उस वक्त कविताओं को बड़ा प्यार मिल रहा था, इज्जत मिल रही थी। तो धीमे धीमे एक स्कूल ने मुझे कभी एक दिन के लिए बुलाया पोइट्री पर बात करने। सागर पब्लिक स्कूल ने एक लिटरेचर फेस्ट किया था, तो उसमें एज अ जज बुलाया। तो इस तरह की चीजें होती रही। फिर मुझे धीमे धीमे वर्कशॉप्स के इनविटेशंस मिलने लगे और मैं पढ़ा काफी पहले से रहा, मतलब नॉट द पोइट्री बट मैं स्कूल्स में हिस्ट्रीज पढ़ा चुका था, सोशल स्टडीज पढ़ा चुका था। एक आईआईटी की कोचिंग में 2 साल फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पढ़ाया। सो टीचिंग इज समथिंग जो बहुत ही ज्यादा मेरा फोर्टे था। फिर जब कविताएं पढ़ाने लगे तो वो शुरू हो गया। फिर भोर वर्कशॉप इज नाउ मेरा वर्कशॉप, क्योंकि क्या होता है जब आप किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर वर्कशॉप लेते हैं तो आप कुछ रूल्स से बंधे होते हैं, क्योंकि दे वांट देयर स्टूडेंट्स टू बी टॉट इन अ सर्टेन वे। पर इस वर्कशॉप में मैं थोड़ा सा ज्यादा आजाद था, मैं खुल के बातें कर सकता था और मैं अपने मन की बातें कर सकता था, अपनी कला की समझ। तो इस तरह से भोर आया और हर जगह अब हमने सोचा है कि हर चीज में भोर शब्द डालेंगे, क्योंकि एक नई सुबह, एक नई ताजगी। बहुत खूबसूरत। तो जो आपका जो YouTube चैनल है भोर के संवाद, इसमें आप सभी जॉनर के राइटर्स का इंटरव्यू करते हैं या कोई स्पेसिफिक जॉनर के राइटर का इंटरव्यू? नहीं, हमने सभी जॉनर के राइटर्स का इंटरव्यू किया है। सो अभी हमने सीजन 1 खत्म किया है, जिसकी शुरुआत गीता चतुर्वेदी जी से हुई, व्हिच आई थिंक इज द बेस्ट कंटेम्परेरी राइटर वी हैव इन इंडिया। और उसके बाद हम फिर सुशील शुक्ल जी के पास गए, जो एकतारा फाउंडेशन जिनका है और बच्चों के लिए काम करते हैं, एनसीईआरटी के एडवाइजर हैं 10-12 साल से। फिर हम मस्कट में एक रहते हैं, ओमान में अनक शर्मा जी। तो बहुत वैरायटी थी। और जो सीजन 2 है अभी हम बात कर रहे हैं, तो इस बार हम थोड़ा सा इंटरनेशनल जा रहे हैं। वी हैव 2 पोइट्स फ्रॉम अमेरिका, 1 फ्रॉम ब्रिटेन। एक राइटर ने शशि थरूर के साथ किताब लिखी है, हम उनका इंटरव्यू कर रहे हैं। सो या अभी धीमे धीमे हम फैला रहे हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और मैं अपने लिसनर्स को जरूर ये बात बताना चाहूंगी कि आप निशांत का YouTube चैनल जरूर एक बार विजिट कीजिएगा, आपको बहुत मजा आएगा इंटरव्यू सुन करके। तो आप पोएट्री करते हैं, आपका पहला स्टेज परफॉर्मेंस जो था उसका आप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? मैं 2 परफॉर्मेंसेस को अपना पहला परफॉर्मेंस मानता हूँ। सो फर्स्ट परफॉर्मेंस वाज जो मैं बता रहा था, सीताराय मैम ने जो बोला और मुझे पढ़ना पड़ा, वो तो काफी हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस था टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं काफी डरा हुआ था। और 6th स्टैंडर्ड वो साल था जहाँ मैं चेंज हुआ फ्रॉम एन इंट्रोवर्ट टू अ पब्लिक परफॉर्मर। सो उसने मेरा डर निकाला। और जो प्रॉपर पब्लिक परफॉर्मेंस था, बिकॉज इसमें तो सिर्फ स्कूल का क्राउड था, वो था मेरा जिफलिफ का फाइनल। सो जिफलिफ जो जीता मैंने पोइट्री ऑन क्रूज, वो मेरा पहला पब्लिक परफॉर्मेंस था इस तरह से। और उसके 2 एक्सपीरियंस बहुत अच्छे रहे। मैं पहले काफी डरा हुआ तो नहीं, मैं काफी ज्यादा ओवरवेल्म्ड था, क्योंकि मेरे अलावा जो उसमें राइटर्स थे, इवन दो आई वन, बट द फैक्ट इज कि मेरे अलावा जो बाकी 9 राइटर्स थे वो आज भी मुझसे बेहतर काम कर रहे हैं, उस समय भी मुझसे बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। बट दूसरी चीज थी कि जैसे ही मेरा परफॉर्मेंस खत्म हुआ, आई गॉट एन स्टैंडिंग ओवेशन और सबको बड़ा पसंद आया। और जावेद जी को सामने देखना, मतलब मुझे लगता है कि उससे ज्यादा कुछ और नहीं मांग सकते। बहुत बड़ी बात है, जावेद अख्तर साहब के सामने परफॉर्म करने की बहुत बड़ी बात होती है। सो हाउ डिड जिफलिफ हैपन टू यू? मतलब रैंडम था या कुछ प्री प्लान था, पहले सोच कर तो करना है सर? सो टू बी ऑनेस्ट, मुझे तो पता ही नहीं था कि राइटर्स भी परफॉर्म करते हैं। इन माई हेड मुझे लगता था राइटर 30-40 साल गुमनामी में अपना अध्ययन करते हैं, लिखते हैं और फिर एक किताब आती है जेके रोलिंग जैसी, और फिर हम कुछ दुनिया में बदलाव लाते हैं। So that was the idea, but मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी सौम्या व्यास, वो जिफलिफ में वॉलंटियर कर रही थी और she literally dragged me कि तुम्हें अपनी कविता भेजनी है। तो मैंने कहा भेज देता हूँ। ईमेल गए थे काफी लोगों के, फिर उसमें से 40 लोग सिलेक्ट हुए, तो उसमें मेरा नाम somehow आ गया। फिर यही सौम्या जी फिर से ले गई क्रूज पर, क्योंकि मैं हाइड्रोफोबिक भी हूँ। सो दैट वाज अ रियल चैलेंज कि हाइड्रोफोबिक होने के बाद आप पानी में 4 घंटे हो और कविताएं सुन रहे हो। उसके बाद 8 लोग सिलेक्ट होने थे फाइनल के लिए। somehow they decided to select 10 people. I was the 9th one. So मैं तो बहुत ज्यादा मानता हूँ कि जितनी दुआएं लोगों की होती हैं, जितना प्यार होता है, उस वजह से चीजें होती जाती हैं। तो जिफलिफ बिल्कुल प्लान नहीं था। एंड टू बी ऑनेस्ट, आज तक मैंने जितनी भी चीजें की हैं, कुछ भी प्लान नहीं था। सब चीजें कभी किसी बैठक से निकल आती है, कभी किसी से बातचीत में निकल आती है। एंड आई एम अ गाय हु गोज विद द फ्लो। तो मैं कहता हूँ चलो ये भी कर लेते हैं, इस तरह से हो जाता है। वो कहते हैं ना कि फ्लो के साथ में चलोगे तो अनप्लान्ड जो चीजें होती हैं बहुत अच्छी होती हैं, प्लान की हुई चीजें तो वैसे भी खराब होती हैं हमेशा। तो कोई सजेशन आप देना चाहेंगे हमारे बडिंग राइटर्स को?
बडिंग राइटर्स के लिए या इनफैक्ट बडिंग आर्टिस्ट के लिए मैंने जो अभी अपना 25-26 साल के जीवन में एक चीज समझी है, चाहे कोई कंपटीशन हो, कोई स्टेज परफॉर्मेंस हो, इंटरव्यूज हो, फोटोज हो, ये सब सिर्फ स्पिल ओवर इफेक्ट है आपकी साधना का। तो एक आर्टिस्ट, क्योंकि आजकल क्या हो गया है, सब लोग सोशल मीडिया के पीछे भाग रहे हैं और उन्हें बहुत जल्द यूट्यूब सेंसेशन बनना है। इट डजंट वर्क दैट वे। आपकी कला आपकी साधना से आती है, आपके संवाद से आती है कि आप किस तरह से डायलॉग रख रहे हैं, और तीसरा आपकी संगत से आती है। अगर आप अच्छे आर्टिस्ट के साथ या एटलीस्ट सिंसियर लोगों के साथ नहीं हैं, तो मुझे लगता है काफी मुश्किल होगी आर्ट को सहेजने में। आप अपना काम करते चलिए। वन डे मतलब मैं 6th से लिख रहा था, व्हिच मींस आई स्टार्टेड राइटिंग इन 2006। 11 साल तक मेरा कोई मोटिवेशन नहीं था लिखने का, मैं सिर्फ अपने लिए लिख रहा था। जिफलिफ हैपेंस फर्स्ट परफॉर्मेंस एंड आई वन। तो मेरा तो बड़ा बिलीव है कि आप अपनी कला पर काम करो, उसके अलावा इधर उधर देखना मतलब सिर्फ भटकाने जैसी चीज है। वो जब समय आएगा तब उसे एंजॉय करिए, बहुत अच्छे से एंजॉय करिए, पर कला के लिए सिंसियरिटी कभी नहीं होनी चाहिए। रियाज जो होता है ना, स्पेशली मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा, समय हालांकि थोड़ा कम है, पर जैसे सिंगर रियाज करते हैं, पेंटर्स पेंटिंग करते हैं, डांसर्स प्रैक्टिस करते हैं, बट राइटर्स जस्ट बिकॉज उन्हें टेबल पर बैठ के लिखना होता है, राइटर्स यूजुअली रियाज नहीं करते। पर राइटिंग का रियाज भी बहुत जरूरी है। आपको रोज पढ़ना होगा, लिखना होगा, सुनना होगा, वो सब काफी चीजें जरूरी है, उनका ध्यान रखना चाहिए। सही बात है, बिल्कुल। आई कम्प्लीटली अग्री विद ऑल योर पॉइंट्स। आप एक्टिंग की फील्ड में कितने वक्त से काम कर रहे हैं? सो एक्टिंग केम टू मी एज an opportunity to come on the stage। तो स्कूल में हम लोग ड्रामास करते थे, और जो मैं 6th का वाकया बता रहा था पोइट्री परफॉर्मेंस का, उसके बाद से मुझे स्टेज की एक तरह से लत लग गई। व्हेन आई वाज इन स्कूल में स्टेज से दूर नहीं रह सकता था, तो उसके लिए मैं हर चीज करने तैयार था। तो धीमे धीमे जब ड्रामा शुरू हुआ, 6th में ही शुरू हुआ, और मेरे एक टीचर थे पीयूष सर, मतलब गुजर गए वो, तो उन्होंने मुझसे बोला कि तू एक्ट करेगा। छोटी सी कुछ लाइंस बोली, बट देन एक्टिंग आल्सो बिकेम समथिंग दैट आई एम नॉट वेरी गुड एट, बट आई एम एज पैशनेट जितना मैं राइटिंग को लेकर। तो मैं काफी समय शीशे के आगे बिताता हूँ और ये सारी चीजें करता हूँ। तो फिर ऐसा होने लगा, जब कॉलेज में गए तो कभी ड्रामा करने में जाता था, फिर मैं नुक्कड़ नाटक डायरेक्ट करने लगा। जैसे से बड़ा हुआ तो फोकस एक्टिंग से शिफ्ट होकर डायरेक्शन पर चला गया। फर्स्ट ईयर में मैंने एक शॉर्ट मूवी डायरेक्ट की थी। अभी भी जब भी मौका मिलता है, अभी भी एक्चुअली मैं एक स्क्रिप्ट पर काम कर रहा हूँ, और हम लोग सोच रहे हैं कि छतनारा में बहुत जल्द एक मूवी शूट करेंगे। सो एक्टिंग हो या डायरेक्शन हो, मुझे आई जस्ट एंजॉय देम। मतलब मेरा इनके पीछे कोई पर्पस या कोई एम समझ नहीं आता। इट जस्ट फील्स सो सेटिस्फाइंग कि आप अकेले कमरे में भी खुद को कोई कैरेक्टर देके और शीशे के आगे कुछ भी कर रहे हैं। सो इट गिव्स यू अ चांस टू गेट अवे फ्रॉम यू। तो आप कुछ क्षण के लिए खुद से दूर हो पाते हैं, मतलब वो भी मेडिटेशन जैसा ही। बिल्कुल है। आई थिंक ये बात मुझे ऐड करनी चाहिए यहाँ पे हमारे लिसनर्स के लिए, कि जिस चीज में खुशी मिलती है वो करना बहुत जरूरी होता है। वो सैटिस्फैक्शन जो अंदर से आती है ना, वो पैसों से नहीं आती, लेकिन वो उस चीज से आ जाती है जो चीज आप करना चाहते हैं। तो पैसों के पीछे ना भाग करके इसके पीछे भागो कि आपको क्या करना है, रादर रनिंग बिहाइंड मनी। तो अभी तक आपके जितने भी रोल्स रहे हैं, उन रोल्स में से आपका फेवरेट रोल कौन सा था? हालांकि मेरा बहुत छोटा काम है जो फुल टाइम एक्टर्स होते हैं उनके बनिस्बत, पर मैंने अपने 4th ईयर में एक नाटक लिखा था जो फार्मर सुसाइड और रेप के ऊपर था कंबाइंड। और उसमें मैंने एक ऐसा कैरेक्टर लिया था, खुद ही लिखा था खुद के लिए, जिसमें मैं एक आर्मी से रिटायर्ड व्यक्ति हूँ जिसके भाई को मार दिया गया है और उसकी भतीजी का रेप हुआ है, और वो पागल हो गया सिस्टम से लड़ते लड़ते। सो हाफ ऑफ हिज बॉडी वो इंसान है जो सिस्टम में बिलीव करता है, और हाफ ऑफ द बॉडी रेबेल है। तो उस नुक्कड़ नाटक में भी ये होता था कि एक पॉइंट के बाद मेरी 2 पार्ट्स आपस में फिजिकली लड़ने लगते थे। तो मुझे लगता है वो बड़ा सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस था, जहाँ मेरा एक हाथ मुझे ही मारने की कोशिश कर रहा है, मेरा दूसरा हाथ उससे लड़ रहा है। इट वाज, और हम ये सब चौराहों पे कर रहे थे, 10 नंबर मार्केट में, शाहपुरा पर। तो बड़ा सेटिस्फाइंग था लोगों की आंखों में वो डर देखना। क्योंकि लोग बचते हैं, लोग अपने कंफर्ट जोन, अपने बहुत बबल में रहते हैं। तो मुझे बड़ा पसंद है एज एन आर्टिस्ट, इवन एज एन एक्टर, एज अ राइटर, लोगों के बबल को फोड़ के और सिर्फ 2 सेकंड के लिए ये बताना, एक्सक्यूज मी, ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग, आप खुश रहिए, पर ये सब हो रहा है। हाँ, ये सब हो रहा है, जानना बहुत जरूरी है कि आसपास क्या चल रहा है। जी। हमारे लिसनर्स के साथ आप किसी रोल की बैक स्टोरी शेयर करना चाहेंगे?
इसी रोल का एक बैक स्टोरी है बड़ा हाँ। फन, बस इस बात का है कि मैं डायरेक्ट भी कर रहा था ये प्ले, और आई बिकम बिट पैशनेट व्हेन आई एम डायरेक्टिंग। हाँ। तो ये अच्छा कहने का तरीका है कि मैं काफी शायद बदतमीजी की लाइन पर चला जाता हूँ। तो मैं अपने सारे दोस्त जूनियर्स को हर चीज पर बड़ा कि तुम ऐसा नहीं कर रहे, इसको ऐसा करो, टाइम पर नहीं आया, एंड एवरीथिंग। एंड माय बेस्ट फ्रेंड जो उस समय मेरे साथ था और कॉलेज में काफी समय मेरे साथ रहा, ग्रेट एक्टर, बेटर एक्टर देन मी, तो उसको भी मैंने लाइंस दी थी कि ये पढ़ना याद करना। तो एक दिन वो मेरे पास आया और परफॉर्मेंस अगले दिन था, और रात में वो आया, कहता है यार अपने डायलॉग्स तो दिखा। तो मैंने बोला यार मैंने अपना कुछ लिखा नहीं है तो मुझे जो समझ आएगा मैं वहीं कर दूंगा। तो एक्चुअली मेरा मानना ये था इस रोल को लेकर कि अगर कोई व्यक्ति सच में सिस्टम से लड़ के पागल हो गया है, और ऑल्दो विद द ऑल मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पागल भी एक अच्छा शब्द नहीं है, पर अगर उसकी मानसिक स्थिति उस तरह से नहीं है, तो मुझे लगा कि वो किरदार की कभी फिक्स लाइन हो ही नहीं सकती। वो किरदार इतना परेशान है, और उसमें एक चीज है कि वो सिस्टम के अकॉर्डिंग बिहेव कर रहा है। कोई बाबू उसकी फाइल उधर पहुंचा दे रहा है, कोई कहीं पहुंचा दे रहा है। तो मैंने सोचा कि इसके पीछे ये चीज काम करेगी कि मेरे आसपास जितने किरदार हैं वो मुझे कभी यहाँ से वहाँ धकेल देते हैं, कभी यहाँ से वहाँ धकेल देते हैं। तो मुझे इम्प्रॉम्प्टू करने में बड़ा मजा आया। तो बेसिकली आपको हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स जाके सब कुछ करने में मजा आता है? हाँ, मुझे आउट ऑफ द बॉक्स तो नहीं पता, मुझे ऐसा लगता है कि जिस चीज को हम बोलते हैं कि ये कला हमें सुंदर लग रही है, ये कविता, ये मूवी, वो सुंदरता इंसानों को तब समझ आती है जब वो स्तब्ध रह जाते हैं। एनीथिंग दैट गेट्स देम स्टोन्ड फॉर 1 सेकंड कि ये क्या हुआ। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं धीमे धीमे ट्रैप बिछाता हूँ, चाहे वो मेरी मूवीज हो, नाटक हो, मेरी कहानियां हो, और फिर एक पॉइंट आता है जहाँ ऑल हेल गोज लूज और मुझे बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है लोगों के रिएक्शन देखने में। ऑल्दो इस तरह के काम को करना आपकी मेंटल हेल्थ, मेंटल पीस को भी डिस्ट्रॉय करता है। सो जो भी यंग राइटर्स सुन रहे हैं, कॉलेज के बच्चे सुन रहे हैं इस इंटरव्यू को, इट इज समथिंग दैट आई हैव बिकम, बट आई वोंट से कि आप मुझे फॉलो करते हुए डार्क चीजों में ही जाएं, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है 4-5 घंटे एक डार्क जोन में रहकर और कहानी लिखना, और फिर उसके बाद तुरंत स्विच चेंज करना। तो वो अपनी नेचुरल कॉलिंग पर बेस्ड होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आई कंप्लीटली एग्री विद यू निशांत। तो अगर कभी आपको मौका मिलता है कि बॉलीवुड में काम करना है तो आप करेंगे? जी मैं बिल्कुल करूंगा। मैं डिस्पाइट जितना लोग सोचते हैं कि मैं कला को लेके बड़ी थियोरेटिकल और बड़ा ओल्ड स्कूल बातें करता हूँ, मैं बहुत बड़ा बॉलीवुड फैन हूँ, मूवी बफ हूँ, और आई एम समवन जो अभी भी अखबारों में जो गॉसिप्स आती हैं ना, दैट इज समथिंग जो मेरा चिल है। मुझे पता है उसके पीछे की कहानी सब पेड न्यूज है, बट मैं पढ़ता हूँ। तो हाँ, बॉलीवुड में काम करना बिल्कुल चाहूंगा, गाने लिखना सीख रहा हूँ, पर बॉलीवुड में काम करना किसी भी तरह से कोई उद्देश्य नहीं। अगर जिंदगी में कभी काम नहीं कर पाए तो मुझे नहीं लगता कि उसका जरा भी दुख हो। तो उस तरह से, और वो मेरे लिए हर चीज के साथ है। मैंने लिखना शुरू लिखने के लिए किया था, उसके अलावा और कोई कारण नहीं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जैसे आपने बोला कि आपको दुख नहीं होगा अगर कभी आपको चांस नहीं मिलता है। लोग काफी दुखी हो जाते हैं यार, इतना कुछ करने के बाद भी बॉलीवुड तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो लोगों के अंदर ये जो बात है ये बहुत गलत है कि हमें दुख होने लगता है कि हम यार यहाँ तक पहुंच गए। तो एक्चुअली सबकी अपनी अपनी सोच है, गलत तो नहीं कहता, पर एक्चुअली दुनिया 2 तरह के लोगों में बटी है मोस्टली। एक लोग भगवान की पूजा, अल्लाह की इबादत, जीसस की से प्रे इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है, दे फील कनेक्टेड। कुछ लोग अपनी परिस्थितियों से परेशान होकर या अपने सपनों के बोझ में उनसे कुछ मांगने के लिए पूजा, तो जो मांगने के लिए करते हैं वो भी गलत नहीं, पर मैं उन लोगों में से हूँ जो सिर्फ इसीलिए लिखता है क्योंकि लिखने में बड़ा मजा आता है। जस्ट द आइडिया ऑफ प्रोड्यूसिंग समथिंग आउट ऑफ नथिंग। कल तक कुछ नहीं था और आज मेरे पास 3 कैरेक्टर हैं और उनकी कहानी है, बहुत सेटिस्फाइंग है। उसके बाद जो कुछ भी है वो सब तो सिर्फ दुनिया का प्रेम और आशीष है, उसके अलावा कुछ नहीं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि आप इस तरह से सोचते हैं, बहुत अच्छी चीज है ये। तो अभी तक जो बॉलीवुड में अनकाउंटेबल मूवीज आ चुके हैं उनमें से आपका फेवरेट रोल कौन सा, और अगर आपको वो ऑफर होता है तो आप करते? Although this is something I never thought कि आएगा कभी किसी इंटरव्यू में, so good work there. एक रोल तो मैं नहीं कह सकता, although so I am शाहरुख खान फैन इन बॉलीवुड, और अगर हम इंटरनेशनल सिनेमा की बात करें तो अल पचिनो एक बड़े मतलब मुझे लगता है मेरा ईश्वर है वो व्यक्ति।
उस तरह के एक्टर हैं। तो मुझे लगता है अगर बॉलीवुड से मुझे कोई रोल करने मिलता तो मैं चक दे इंडिया के शाहरुख का रोल जरूर करना चाहता। और गिवन अगर कभी इंटरनेशनल रोल मिलता तो सेंट ऑफ अ वुमन करके एक मूवी है, उसमें अल पचिनो है, ही इज अ ब्लाइंड रिटायर्ड मिलिट्री मैन। आई जस्ट लव दैट मूवी। और मेरा रोज का जैसे लोग सोने से पहले प्रेयर करते हैं, तो मैं सोने से पहले उनके 2-3 वीडियोस देखता हूँ उसी मूवी के, और मैं सालों से देख रहा हूँ। अमेजिंग। सो आई थिंक इतने डेडिकेटेड फैंस होना भी बड़ा बहुत अच्छी बात होती है। तो आपने नवाजुद्दीन सिद्दीकी की टीम के साथ में काम किया था, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? अगेन इट वाज मतलब आई माइट साउंड थोड़ा सा ऐसा ही मे वाला, पर ये भी ऐसे ही हुआ। सो उनके जो मैनेजर हैं, उनकी टीम है, वो लोग एफटीआई के कुछ स्टूडेंट थे और वो लोग भोपाल में मूवी करने आए थे, शॉर्ट फिल्म बनाने आए थे। वो किसी को जानते थे, उन्होंने मुझे किया कॉल कि आप ऐसा ऐसा करना चाहोगे, तो मैंने कहा हाँ कर लेंगे। और मेरा ज्यादातर समय आंसर होता है कि हाँ कर लेते हैं। तो आई वेंट टू दी ऑफिस, उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया और बड़ी तैयारी की थी मैंने, क्योंकि मैं डर जाता हूँ। आई एम समवन हु ऑलवेज थिंक्स कि ही इज अंडर प्रिपेयर्ड, तो मैं उस चक्कर में ओवर प्रिपेयर हो जाता हूँ। मैं दिन भर काफी सारे डायलॉग्स रिहर्स करता रहा, मोनोलॉग्स रिहर्स करता रहा। वहां गया, उन्होंने मेरा तलफ्फुज देखा, आवाज की क्लैरिटी देखी, कैमरे में थोड़ा सा प्रोफाइल देखा, एंड दे वर लाइक हाँ करो। ऑल्दो कि इतना मेन रोल भी नहीं था, सो जो मेन कैरेक्टर था उसके दोस्त का रोल था। बट द ब्यूटीफुल थिंग वाज हम एक गांव में शूट करने गए, और उस गांव में जो जिनके घर पर गए वो वहाँ के कोई मुखिया या प्रधान होंगे, तो वो ना फ्रेश अमरूद ला रहे हैं और कई सारे फ्रूट्स ला रहे हैं। सो इट इज लाइक बिटवीन ईच टेक हम बस खाते जा रहे हैं। और वहाँ डॉग्स थे, गाय थी, तो बहुत ही मजेदार एक्सपीरियंस था। ऑल्सो वन थिंग दैट हैपेंड, सो एक सीन में जो मेन कैरेक्टर थे उनके पिताजी का देहांत हो गया था, उनकी डेथ हो गई थी। सो सीन कुछ ऐसा था कि वो मेरे घर का दरवाजा खटखटाएंगे, मैं निकलूंगा, दोनों की आंखें मिलेंगी, एंड वी हग ईच अदर, यू नो दैट पैशनेट हग। तो 1-2 बार हमने हग किया और डायरेक्टर वाज नॉट हैप्पी, तो उन्होंने कहा थोड़ा और इमोशन। तीसरी बार हमने हग किया तो वो बोलते हैं यार यू गाइस आर नॉट कपल्स, सो थोड़ा सा इसे टोन डाउन करो। तो हमें शायद 6-7 बार हग करना पड़ा अलग अलग तरीके से, एंड अभी बोथ वर स्ट्रेंजर। और यही फन है एक्टिंग का, मतलब यू जस्ट डोंट नो द पर्सन, बट एक मोमेंट में आपको वो लाना पड़ता है, वो प्यार, वो रोना। and I am someone who doesn't cry, who can't cry, so मुझे रोना बरसों में कभी आता है, पर मेरे शायद कुछ दिक्कत है कि मेरे आंसू नहीं निकलते, अंदर से मैं रोना चाहता हूँ। तो ये एक्टिंग करते समय अब उसमें तो उस रोल में तो ये था कि आपको आंसू लाने ही। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने क्या किया कि मैं एक गेट के पीछे था, जब तक वो गेट नहीं खुलना था आई वॉज नॉट इन द फ्रेम। तो मैंने अपनी ऐसे पल के नीचे करके और अपनी उंगलियां आंखों में डाली, और फिर इट बिकेम ऑल रेड एंड टीयर्स आर देयर। सो वी डिड दैट शॉट, इट वाज फन, इट वाज ब्रिलियंट फन। पहली बार कोई मेकअप आर्टिस्ट मिला, सो शी वाज सच अ हम्बल गर्ल, एंड शी इज लाइक कि सर मैं आपकी मुस्टैच सही कर दूं। और मुझे बड़ा अननेचुरल लगा, क्योंकि मुझे लगता है कोई कितना भी बड़ा एक्टर और कितना भी छोटा एक्टर हो, मुझे तो अपनी कोई भी सही कर सकता है, बाल कोई अपने सही कर सकता है। तो मुझे इस तरह के टेंट्रम तो कभी समझ नहीं आते, बट इट वाज ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। तो मतलब बहुत खूबसूरत रहा होगा वो जो मोमेंट रहा होगा कि आंखों में उंगली घुसा करके और फिर आंसू निकालना है, तो वो तो मतलब नेचुरल सीन हो गया होगा फिर वो। काफी नेचुरल हो गया। तो आपने इतने बड़े बड़े कलाकारों के साथ में स्टेज शेयर किया है, सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद देम? So when I say I have shared stage, so all thanks to JIFLIF, more or less, कुछ इवेंट्स उधर भी हुए हैं, पर JIFLIF में क्योंकि एक पोइट्री कंपटीशन होता है और उसके अलावा देश के बड़े बड़े नाम आते हैं, तो बड़ा मौका मिलता है। आप अगर कहीं बाहर हो रहा है तो आप होटल शेयर कर रहे हैं, प्लस करण सर जो JIFLIF कराते हैं वो इतने अच्छे टीम लीडर हैं, तो वो हमें पूरा मौका देते हैं। इवन इफ वी आर पोइट्स, अगर हम उनसे कहते हैं कि सर हम आर्टिस्ट को एयरपोर्ट छोड़ने जा सकते हैं क्या, लेने जा सकते हैं क्या, तो ही अलाउज अस टू डील विद इट, कि हाँ तुम ले जाओ, फिर वो चिंता नहीं करते। ऑफ कोर्स काम पूरा ना हो तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तो स्टेज शेयर करने से ज्यादा जितना मैंने ट्रेवल फ्रॉम द एयरपोर्ट एंड टू द एयरपोर्ट कई सारे आर्टिस्ट के साथ किया है, कुछ उसमें से मेरे आइडल्स थे, तो वो जो कॉन्वर्सेशंस होते हैं, बिकॉज स्टेज पर सी दिस इज अ फैक्ट, एवरीवन इज फेक व्हेन दे आर ऑन स्टेज।
कोई कितना भी बोल ले, बिल्कुल। मैं हूँ चाहे कोई बड़ा कलाकार हो, सब फेक रहते हैं या एटलीस्ट अपनी सच्चाई को छुपा लेते हैं। हाँ बिल्कुल। पर जब हम कार में होते हैं, जब हम डिनर कर रहे होते हैं, तब जरूर बहुत सुंदर कॉन्वर्सेशंस होते हैं। सो आई हैव मेट देवदत्त पटनायक who I have been following for so long. और सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट मेरे ख्याल से मेरे लिए रहा है जब मैं एक टेबल पर लंच कर रहा था और बगल वाले टेबल पर रस्किन बॉन्ड लंच कर रहा था। ओह वाओ। And I walked up to him, said few things, he said back. दूसरा ये भी एक बार अच्छा क्षण रहा कि शकील आजमी करके एक शायर हैं, मैं एक टेबल पर बैठ के अपनी बातें कर रहा था रायपुर में, वो अपने लोगों के साथ बैठे थे और उन्होंने मेरी बातें सुनी। हम भोपाल का जिक्र कर रहे थे तो वो खड़े होकर आए और मुझसे कहते हैं कि तुम भोपाल से हो? मैंने कहा जी। कहते हैं अरे फिर तो तुम निशांत उपाध्याय हो। एंड दैट वाज अ ब्यूटीफुल मोमेंट। तो ये सारे बहुत सुंदर मोमेंट हैं। आई थिंक ऑल दीज मोमेंट्स कीप मी हम्बल बिकॉज व्हेन यू सी इतने बड़े लोग, इतने बड़े राइटर्स, और फिर आप देखते हो कि ये तो हमसे ज्यादा हम्बल है, हमें शायद थोड़ा सा एटीट्यूड आ सकता है। सो आई थिंक हर मोमेंट लर्निंग होता है इन लोगों से। एंड ऑल थैंक्स टू जिफलिफ, करण सर एंड ऑल द पीपल हु बट करण सर का बहुत बड़ा योगदान। बेसिकली इतने बड़े बड़े राइटर्स अगर आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं सिर्फ भोपाल के नाम से, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। सिर्फ एक सिटी के नाम से किसी राइटर को या किसी भी आर्टिस्ट को रिकॉग्नाइज करने से देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि निशांत शंखनाद 2017 के विनर रह चुके हैं और आपको स्टेट मिनिस्टर द्वारा अवार्ड भी मिला है। तो निशांत, आप हमारे लिसनर्स को सोशल इश्यूज पर बेस्ड किसी कविता द्वारा कोई मैसेज या संदेश कुछ देना चाहेंगे? जी बिल्कुल। ऑल्दो मैं काफ़ी सोशल इश्यूज पर लिखता हूँ और टू बी ऑनेस्ट मैं तो मानता भी नहीं हूँ कि सोशल इश्यूज कुछ होते हैं। इश्यूज ही वही हैं जो सोसाइटी एनीवे तो मेरी कविताओं के शीर्षक नहीं होते हैं, तो मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। मेरी ये कविता इस बारे में है कि किस तरह से जो पेट्रियार्की है, जो पितृसत्ता है हमारे समाज में, उससे लड़के भी हार्म होते हैं और फिर वो लड़कियों को ज्यादा हार्म पहुंचाते हैं, उनकी वैल्यू नहीं करते। लड़कों को रोना चाहिए और हाथों में भरनी चाहिए धूल, जिससे रगड़ लें वो अपने गालों को। बन सके आंसुओं की एक इबारत चेहरे पर, उनके एहसास पढ़े जा सके, क्योंकि लड़के अक्सर रो नहीं पाते। कभी कभी दो मर्दाना मुट्ठियों को खोलना चाहिए, अपनी फड़कती बाजुएं डाल देनी चाहिए एक दूसरे लड़के की बाहों में। बिलखना चाहिए कि हमने एक महामारी का दौर जिया है और मुझे तुम्हारी बहुत याद आई है। लड़कों को भी चाहिए अपना सर झुकाना क्लास की टेबल पर डांट खाने के बाद। किसी लड़की को आकर रख देनी चाहिए उसके सामने दो छोटी 5 स्टार, जिससे बड़े होकर लड़के ना चुकाएं अपने प्यार का हिसाब गटकते पैगों की गिनती से। लड़कों के पालनों में डालने चाहिए गुड़िया के कपड़े और गुलाबी छिड़कन। किसी लड़के को बनाना चाहिए सीता और क्लियोपेट्रा, पद्मिनी, अनारकली। किसी लड़के को बनाना चाहिए सीता और क्लियोपेट्रा, पद्मिनी, अनारकली, जिससे वो बड़े होकर समझें क्या है लड़की होना और क्या होता है लड़की होकर के बीच का अंतर। क्या बात। लड़कों को चांद बने रहना चाहिए क्योंकि दुनिया की सारी धूप लड़कियां आंखों में समेटे हुए। क्या बात कही, क्या बात कही निशांत आपने। मैं बहुत खुश हूँ कि इतनी खूबसूरत कविता मुझे सुनने मिली है। और होता है ना कि सुबह सुबह अगर कोई इतना खूबसूरत सा कुछ सुना दे तो दिन बन जाता है। बिल्कुल। मैं बहुत मतलब एक कहना चाहूंगी कि इतनी खूबसूरती से आपने हमारे इतने बड़े इशू को इतनी खूबसूरती से आपने कविता में ढाल दिया। बहुत ही प्यारी कविता थी। तो निशांत, आपकी स्कूल और कॉलेजेस में काफी वर्कशॉप्स होती हैं, तो आपका सबसे मेमोरेबल मोमेंट कौन सा था? ये काफी ट्रिकी सवाल है क्योंकि बहुत पढ़ाने को जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि वो सबसे सुखद अनुभव होता है मेरे जीवन का, चाहे किसी को पढ़ा रहा हूँ। तो बहुत सारा अच्छा रहता है। ऑल्दो एक पर्टिकुलर मोमेंट है, मैं उसी को शेयर करता हूँ क्योंकि जो मेरा पर्सनल सर्कल है उसमें वो अब एक मजाक भी बन चुका है। सो जब मैं लिखना जिफलिफ के बाद से जब पब्लिकली लिखना और पढ़ना चालू कर रहा था तो मैं काफी डार्क पोइम्स के लिए जाना जाता था और वो काफी ही डार्क होती थी। सो मैं बिलाबोंग इंटरनेशनल में क्लासेस ले रहा था और बहुत प्यारे प्यारे बच्चे थे। 5th 6th की बच्चियां थी और 7th 8th की बच्चियां थी, 2 सेपरेट ग्रुप थे। सो 5th 6th की जब मैं वर्कशॉप ले रहा था और हम एक ऐसा सीन कर रहे थे कि हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट की तरफ देखेंगे और सब अपनी अपनी तरफ से बताएंगे कि उन्हें क्या लगता है ये क्या है, ये क्या है। जब मेरी बारी आई तो उन्होंने पूछा बच्चों ने कि आप भी बताओ, तो मैंने कुछ भी बताया बट इट वाज प्रीटी डार्क। तो मैं घुटनों पर बैठा हुआ था क्योंकि हम लोग ओपन में क्लास लेते थे गार्डन और इस सब में।
तो एक 5th क्लास की बच्ची मेरे पास चल के आई और ऐसे मेरा हाथ पकड़ के कहती है सर आप ना गार्डन में घूमा करो, थोड़ा बच्चों को खेलते देखा करो, आप ना सनसेट देखा करो, कहते आपको बहुत जरूरत है। और वो इतना प्यारा था, मतलब मुझे लगता है कि ईश्वर एक ही जगह होता है, बच्चों की आंखों में। तो वो इतना प्यारा मोमेंट था, मैंने अपने सब दोस्तों को बताया। तो अभी ये हालत हो गई है कि जो मेरे सीनियर्स हैं, जो टीचर्स हैं, अगर मैं कभी भी कोई डार्क पोएम डाल दूं सोशल मीडिया पर या कहीं पढ़ दूं, एक ना एक आवाज जरूर होती है, निशान गार्डन नहीं जा रहे क्या? तो वो बड़ा मेमोरेबल मोमेंट था। एक और मोमेंट ये भी रहते हैं, अपार्ट फ्रॉम दी वर्कशॉप्स, मुझे कई बार स्कूल्स कॉलेजेस इंटरेक्शन के लिए बुला लेते हैं। उसे मोटिवेशनल स्पीकिंग कह के तो मजाक हो जाता है, क्योंकि मुझे भी बड़ा फनी लगता है मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे इस चीज को बोलना। LNCT कॉलेज में मैं गया था, 1.5 घंटे का कार्यक्रम था, मैं फर्स्ट ईयर के बच्चों से बात कर रहा था। उसके बाद एक लड़की का मेरे पास मैसेज आया इंस्टा पर, फर्स्ट ईयर की, और बोला कि सर मेरे पेरेंट्स मुझे लिखने नहीं देते और नॉवेल्स भी नहीं पढ़ने देते, उनको लगता है लड़कियां बिगड़ जाती हैं नॉवेल्स पढ़ के। कहती है पर आज आपकी बात सुन के मुझे ये तो समझ आ गया कि चाहे कुछ हो जाए मैं लिखना नहीं छोड़ूंगी। एंड दीज टाइनी मोमेंट्स, मतलब उसका मेरी कभी उनसे बात नहीं हुई, मैंने भी वही शुक्रिया और लिखते रहे, बट आई स्टिल बिलीव समवेयर वो लड़की पढ़ रही है, लिख रही है। तो इस तरह के बहुत मोमेंट्स होते हैं, एंड आई एम इन रेगुलर टच विद, मैं जहाँ भी जाता हूँ उसके बाद मैं सब स्टूडेंट्स के टच में रहता ही। तो अभी भी तकरीबन 150-200 ऐसे बच्चे हैं जिनसे मेरा ओवर इंस्टा, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, वो अपनी कविताएं भेजते रहते हैं, सवाल पूछते रहते हैं, ब्रेकअप और पैचअप की भी बातें पूछते रहते हैं। तो जितनी मेरी मर्यादा अलाउ करती है उतने में रह के मैं उनके सारे डाउट सॉल्व करने की कोशिश करता रहता हूँ। तो कितनी अच्छी बात है कि आपके वर्ड्स किसी को इंस्पायर कर रहे हैं पढ़ने के लिए और लिखने के लिए, कितनी अच्छी बात होती है। निशांत, आपकी अभी तक की जो जर्नी रही है उसमें डेफिनेटली बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे होंगे, तो कभी आपको ऐसा लगा कि बस यार अब गिव अप करना है, अब नहीं हो रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि अप्स एंड डाउन्स तो रहे हैं, पर वो जर्नी से ज्यादा पर्सनल लाइफ में सभी के में आते हैं, फेज आते रहते हैं। गिव अप करने का सवाल इसीलिए नहीं आया, गिव अप करने का सवाल तब होता है जब आप किसी टारगेट के लिए चल रहे हैं, फिर आप सफर में थक जाते हैं। जब आपके सफर का हर कदम आपका लक्ष्य भी है और बिगिनिंग पॉइंट भी है और आप उसमें ही हो, तो थकान होती ही नहीं है। क्योंकि मैं अपनी यात्रा को, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, आई लिटरली हैव नो आइडिया कि मुझे उसके बाद क्या करना। मेरा फोकस अभी आपके सवाल और मेरे जवाब पर, तो थकान फिर होती नहीं, बिल्कुल थकान नहीं होती। अच्छे बुरे समय भी आते हैं, तो अच्छी बात ये रही है कि इतने महान महान कवि इस दुनिया पर आ चुके हैं और जा चुके हैं कि अच्छा समय आता है तो भी किसी के शेर पढ़ लेते हैं, बुरा समय आता है तो भी किसी का पढ़ लेते हैं और लगता है कि चलो ठीक है, इतने बुरे तो नहीं है। प्लस दुनिया में इतनी गरीबी, भुखमरी, महिलाओं के साथ जितना गलत हो रहा है, कई छोटे बच्चों के साथ भी सेक्सुअल इश्यूज होते हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट होते हैं, तो आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट, आई हैव बीन अ विक्टिम ऑफ इट। तो मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में इतनी गंदगी है कि आपको अपना जीवन तो खूबसूरत दिखना चाहिए। एक गाड़ी है मेरे पास, घर है, माँ बाप हैं, और मुझे लगता है इससे ज्यादा की भी अगर मैं इच्छा कर रहा हूँ तो मैं ग्रीडी हूँ। सही बात है, बिल्कुल, आई कंप्लीटली एग्री विद यू। सो व्हाट कीप्स यू मोटिवेटेड फॉर वर्किंग? One, the feeling of working. I just like the process. I love to work, be it of any kind. दूसरी चीज मुझे लगता है कि जब हम काम करते जाते हैं ना, हम सच में अपने हिस्से का स्पेस बदलते जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता मैं अपने लाइफ टाइम में दुनिया चेंज कर पाऊंगा, आज तक कोई नहीं कर पाया। पर अगर मेरे किसी कहानी से किसी लड़की को अपने ब्रेकअप के बाद अच्छा लग रहा है, या किसी लड़के को थोड़ा गरीबी में रह के लग रहा है कि नहीं मैं लिखूंगा, दूसरा लोग इंस्पायर हो रहे हैं टू नॉट लीव देयर आर्ट, वो सारी चीजें बड़ा फैसिनेट करती हैं। आज मेरे पास इतने सारे लड़के हैं, जूनियर्स हैं, जो शायद उतने अच्छे घरों से नहीं आते, पर वो मुझसे किताब लेके जाते हैं। जो छतनारा का आइडिया आया वो भी ऐसे ही आया कि कई सारे लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं बट दे डोंट हैव रिसोर्स टू जस्ट टू नो। मैं एक बार RGPV यूनिवर्सिटी गया था और वहाँ मुझे एक लड़का मिला, कोई इवेंट था, और उस लड़के ने मुझसे आकर बोला कि भैया मैं ना गुनाह से आया आपसे मिलने के लिए, क्योंकि ना आपको देख के मुझे ऐसा लगता है कि लिखने में कोई बुराई नहीं है, वरना सब डांटते रहते हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, बिकॉज मैंने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ी है, ऐसा नहीं हुआ कि मैंने लिखना शुरू किया और दुनिया ने हाथों हाथ ले लिया। तो मुझे लगता है अगर किसी की लड़ाई में थोड़ी आसान कर पा रहा हूँ तो दैट allows me to, that motivates me to keep working on my art and everything. This is amazing, this is really amazing.
आपकी जो जर्नी रही है उसमें ऐसा कौन सा मोमेंट रहा है जब आपको मतलब आपका दिल भराया हो, ऐसा कौन सा हैप्पी मोमेंट रहा है जो आप शेयर करना चाहेंगे? ये मोमेंट अभी कुछ दिन पहले आया। हाँ, ये मोमेंट भारत भवन है, हाँ। भोपाल में। हाँ। और मुझे लगता है भारत भवन इज द मक्का ऑफ एटलीस्ट हिंदी लिटरेचर एंड द आर्ट। तो हम हमेशा वहाँ जाते रहते थे और बड़ी श्रद्धा भाव से लोगों को देखते रहते थे। और जैसा मैं तब से कह रहा था कि मेरा कोई एम नहीं है, पर ये भी सच बात है कि मेरा एक मन में सपना था कि कभी भारत भवन का जो अंतरंग ऑडिटोरियम है उस पर कभी पढ़ने में वो कहीं था। और जिस तरह के वहाँ लोग आते हैं सीनियर्स, तो मुझे लगा कि 15-20 साल बाद शायद मौका मिले। पर अभी कुछ दिन पहले दिनमान समारोह हुआ, तो उसमें दे इनवाइटेड मी टू रीड माय स्टोरी और I have not felt better than that to be on that stage। और मैंने बोला भी था, मैं जब कहानी पढ़ना शुरू कर रहा था तो मैंने कहा था कि ये क्षण मेरे सभी उन लोगों को डेडिकेटेड है जो मेरे जीवन में आए गए गुजर गए, मेरी फैमिली को डेडिकेटेड है, और सबसे ज़्यादा उन सारी लड़कियों को डेडिकेटेड है जो अपने हिस्से का प्यार जीने की जिन्हें हिम्मत दिखाई। I have been loved by some beautiful girls, some very strong girls, अलग अलग समय पर। और मुझे लगता है कि जितना उन्होंने मुझे बनाया उससे ज़्यादा और कोई मुझे उतना इंसान नहीं बना सकता था। आई एम स्टिल अ वर्क इन प्रोग्रेस। तो भारत भवन वो मोमेंट था, और उस मोमेंट के लिए मैं और सबको तो धन्यवाद देना ही चाहता हूँ, बट द गर्ल्स हु हैव कम इन माय लाइफ आई थिंक सबसे ज़्यादा क्रेडिट उन्हें जाता है मुझे इंसान बनाए रखने के लिए। ये बहुत अच्छी बात है। लड़के यूजुअली इस बात से पीछे हटते हैं कि नहीं हमें लड़कियां थोड़ी, हमें तो हम खुद बनाते हैं। बट दिस इज अमेजिंग कि कोई लड़का आज यहाँ बैठ के एक्सेप्ट करे कि नहीं मुझे लड़कियों ने कुछ बनाया है। तो दोस्तों, क्योंकि हम एक ही सिटी में रहते हैं, निशांत और मैं, हम दोनों भोपाल में ही रहते हैं, तो ये बात भोपाल के लोगों से तो बिल्कुल नहीं छुपी है कि अभी एक आर्ट गैलरी छतनारा ओपन की गई है। तो मेरा सवाल आपसे ये निशांत कि छतनारा का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? ओके, सो छतनारा एक आर्ट हाउस है, चूना भट्टी में खोला है हमने अभी। और इसका कॉन्सेप्ट एक्चुअली मेरी सिस्टर मोहिनी शर्मा जो है उन्होंने इसका कॉन्सेप्ट निकाला। बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है कि शरद पूर्णिमा थी और हम लोग एनर्जीज वगैरह बहुत मानते हैं, स्पेशली मेरी सिस्टर बड़ा मानती है। तो फुल मून था और शरद पूर्णिमा थी, तो हम खुले चांद के नीचे नाच रहे थे। नाचने के बाद जब थक गए तो हम लोग बैठे हुए थे, एकदम से मेरी सिस्टर ने बोला कि कोई एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ लोग आकर फ्री में पढ़ सकें। फिर मैंने कुछ बोला, फिर एक दोस्त ने कुछ बोला, और ऐसे ही जो बातचीत होती रही 1 घंटे के अंदर छतनारा वाज बॉर्न। दीदी ने फिर उस कॉन्सेप्ट को रिफाइन किया, मोहिनी उसका नाम है, तो उसने उस कॉन्सेप्ट को रिफाइन किया और हमने सोचा कि उसमें 3-4 एलिमेंट्स और ऐड किए जाएं। तो अभी हमने एक फ्री रीडिंग स्पेस रखा है। आप अगर आके वहाँ पढ़ना चाहते हैं तो आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, नो मेंबरशिप। अगर इशू करा के ले जाना चाहते हैं दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। हमने आर्टिस्ट के लिए फ्री स्पेस रखा है, अगर उन्हें अपना आर्ट प्रैक्टिस करना है तो बिना पे किए वो वहाँ आ सकते हैं। बाकी इवेंट स्पेस, वर्कशॉप स्पेस तो है ही, और हम लगातार कई सारे कॉलेजेस में इस साल सेमिनार्स और इस तरह के लेक्चर्स, वर्कशॉप्स लेने वाले हैं कि किताबें पढ़ना क्यों जरूरी है। क्योंकि हमारा एक मोटिव ये भी है कि हम नॉन रीडर्स को रीडर्स में कन्वर्ट करें, क्योंकि जैसे भी देश के हालात हैं, नॉट ओनली पॉलिटिकली, पर देश के जो भी हालात हैं, मुझे लगता है कि किताब पढ़ने वाले जब बढ़ेंगे तो धीमे धीमे हम बेटर फ्यूचर की उम्मीद कर सकते हैं। सो छतनारा का इस तरह से कॉन्सेप्ट आया। हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इवन राइट नाउ आई एम स्पीकिंग एंड एवरीवन इज वर्किंग ओवर देयर। और सबसे खूबसूरत बात रही कि हमने शुरू किया था मतलब दीदी ने शुरू किया, मी बीइंग द ब्रदर एंड बीइंग एन आर्टिस्ट, उससे जुड़ गया, 4-5 लोग और जुड़े, तो हमारा 7-8 लोगों का टीम था। राइट नाउ वी हैव अ टीम ऑफ 43 पीपल। इसके अलावा जो भी आर्टिस्ट वहाँ आता है अपनी मर्जी से कोई वॉल पेंटिंग कर जाता है, कोई कुछ डेकोरेट कर जाता है, कैलीग्राफी वाले लोग आके बता चुके हैं कि हम अगले वीक आके यहाँ कैलीग्राफी करेंगे। सो इट्स अभी हमने एक पहला इवेंट किया था तो लोग बेड शीट से लेके, बुक्स से लेके, लैंप्स, स्वीट्स, प्लांट्स, सब कुछ डोनेट हो रहा है। सो हमने जो भी अमाउंट सोचा था कि हम इन्वेस्ट करेंगे, वी आर एट 30% ऑफ इट। हम अपना पहला इवेंट कर चुके हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल द पीपल। दिस इज अमेजिंग। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट, बहुत पीसफुल जगह होगी आई एम श्योर। तो ये सारे भोपाल वासियों के लिए है कि गाइस एक बार आप छतनारा जरूर जाएं, क्योंकि आप एक बार जाएंगे तो आप बार बार जाएंगे, आई एम श्योर अबाउट दिस।
और जो लोग भोपाल के बाहर रहते हैं और ये इंटरव्यू सुन रहे हैं, मेरी उनसे बिल्कुल रिक्वेस्ट है कि आप जब भी भोपाल हैं तो छतनारा जरूर विजिट करें। जी, और जब विजिट नहीं कर सकते तो छतनारा का इंस्टा पर पेज है CHHAT_NAARA, आप उसको विजिट कीजिए। हम रेगुलर वहाँ भी कई सारे आर्टिस्ट को जगह दे रहे हैं और पेंटिंग्स के बारे में बताते हैं। आई एम द कंटेंट राइटर एज ऑफ नाउ, तो मेरी जितनी सिनेमा की समझ है, पेंटिंग्स की समझ है, तो हम रेनेसां के आर्ट से लेकर क्यूबिज्म से लेकर और इंटरनेशनल सिनेमा को भी प्रमोट कर रहे हैं। इनफैक्ट छतनारा में हम मूवी स्क्रीनिंग भी शुरू करने वाले हैं, जहां हिंदी और इंग्लिश के इतर बंगाली, मलयाली और कोरियन मूवीज, जापानीज मूवीज, बिकॉज हमारा जो ग्रुप है दैट दे आर टू मच इनटू मूवीज, तो अभी हमने एक स्वीडिश मूवी का प्लान किया है। सो आइडिया है कि लोग देखें कि दुनिया में चाहे कितने भी देश बटे हों, सबकी एक जैसी समस्या है, एक जैसा प्यार है, सब कुछ एक जैसा। बिल्कुल, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है ये। तो निशांत, अगर आप एक पोएट नहीं होते और एक एक्टर नहीं होते तो आप क्या होते? मुझे लगता है मैं वही होता जो मैं होने जा रहा हूँ। आई एम अ UPSC एस्पिरेंट, so I always wanted to be an IAS. मैं लास्ट ईयर 2018 में I was selected for assistant sectional officer under central government, but मैंने इसीलिए ही ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मुझे सीधे अगर कभी सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब लेना है तो IAS का लेना है। हो सकता है जिंदगी मुझे कोई और जॉब ज्वाइन करवा दे, वो भी मैं उस तरह से फ्लेक्सिबल हूँ, बट आई वांट टू बी एन IAS एंड देन आई वांट टू बी अ राइटर, क्योंकि राइटिंग ऑफ कोर्स लोगों ने इतना प्यार दिया तो 4-5 साल से पब्लिक डोमेन में आ गया है, बट इट इज स्टिल एज पर्सनल एज इट गेट्स। तो मुझे लगता है कि सिर्फ सामाजिक बुराइयों पर कविता लिखकर और उसके लिए अवार्ड पाकर आप रत्ती भर कुछ नहीं कर रहे। मेरी एक कविता की लाइन है कि मैं इतना विफल महसूस करता हूँ कि मेरी कविता जिस कागज पर लिखी गई है उसे खाकर किसी की भूख शांत नहीं हो सकती। So I want to be an IAS and let's see, try to hope to change the system, do something like that. So I can proudly say कि आज मैं एक फ्यूचर IAS के साथ में इंटरव्यू ले रही हूँ। This is my proud moment. तो निशांत, आप हमारे यूथ को करियर के लिए क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? करियर के लिए सबसे पहले तो मैं यूथ को बोलना चाहूंगा टू जस्ट चिल आउट। फर्स्ट ऑफ ऑल, पेरेंट्स की वजह से, सोशल सिस्टम की वजह से, हमारी मजबूरियों की वजह से जो हमारा यूथ है, या मैं खुद उसका हिस्सा हूँ, जो कॉलेज किड्स हैं, बहुत जल्द पैनिक कर जाते हैं और बहुत जल्दी करियर चॉइसेस का सोचने लगते हैं। सबसे पहले तो जरूरी है कि शांत रहें, क्योंकि एक बात बच्चों को समझनी पड़ेगी कि आपको चाहे कोई बता रहा है कि जॉब मिलना कितना मुश्किल है, सरकारी जॉब कितना मुश्किल है, ये सारी चीजें, कोई दोस्त बोल रहा है कि इस कोचिंग के नोट्स प्रेफर करो, ये सब मार्केट का बनाया हुआ एक जाल है। जब तक आप डरेंगे नहीं, आप उन इंस्टीट्यूशंस में नहीं जाएंगे जो कहते हैं कि आपका डर दूर कर देंगे, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस एंड एवरीथिंग। तो मुझे लगता है खुद पर काम करते रहें, ये समझें, बी वेरी रियलिस्टिक। सो अगर आपको लगता है कि आप आर्टिस्ट हैं तो पहले खुद से पूछिए कि क्या आप सिर्फ अपनी आर्ट के सारे जीवन काट सकते हैं। अगर नहीं काट सकते तो उसमें शर्माने की बात नहीं, मैं नहीं काट सकता, इसीलिए मैं IAS बनना चाहता हूँ और ये तो मेरा आर्ट चल ही रहा है। तो खुद की सुने, पेरेंट्स की बातों को सुने जरूर, मानना जरूरी नहीं है, पर आई डोंट थिंक कि आपके माता पिता से बेहतर कोई भी आपके लिए सोच सकता है। दूसरे नंबर पर टीचर्स आते हैं, तो इनकी बातें सुने जरूर, ये लोग गलत भी हो सकते हैं, दे आर ह्यूमंस, तो वो आप अपने बुद्धि विवेक से डिसाइड करें कि आपको क्या मानना है क्या नहीं, पर परेशान ना हो। द इशू कम्स अप व्हेन पीपल थिंक कि अगर इस साल मेरा ये नहीं हुआ तो मेरी जिंदगी खत्म या तबाह है। यू नेवर नो। अगर आप KFC के ओनर का देखें तो KFC जिन्होंने शुरू किया, आई एम नॉट श्योर ऑफ द एज, बट वो 70-80 साल में किया, ठीक है। बोमन ईरानी वाज 46 और 47 व्हेन ही वेंट टू द एक्टिंग स्कूल। और सबसे ज्यादा मैं अपने फादर की बात बताना चाहूंगा। माय एंड दिस इज समथिंग जो युवा अगर इसको समझेंगे तो शायद उन्हें सही लगेगा। मेरे पिताजी एक ऐसे घर में पैदा हुए जहाँ सब्जी आना भी एक फेस्टिवल वाली बात थी। जिस दिन सब्जी खाने मिल जाए वो एक फेस्टिवल का दिन है, वरना मम्मी पापा कई बार पानी में नमक घोल के और रोटियों के साथ खाते। फिर उनकी गवर्नमेंट जॉब लगी, तो मेरे मम्मी पापा ने एक 5th स्टैंडर्ड तक का स्कूल खोला, और क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे तो क्या करते थे वो लोग, सुबह जल्दी उठते थे तो झाड़ू पोंछा खुद करते थे स्कूल में, क्योंकि मेड रखने का और उसका पैसा नहीं था। और जैसे ही लोग आना शुरू होते तो फिर वो अपना डायरेक्टर और प्रिंसिपल वाले मोड में आ जाते थे। स्टार्टिंग फ्रॉम देयर, और काफी सारा डेट था। सो नाउ ही हैज 4 schools, he has 2 colleges,
एंड काफ़ी उन्होंने ट्यूशन्स पढ़ा के शुरू किया था। वो सुबह 5 बजे से ट्यूशन पढ़ाने निकलते थे रात के 9 बजे तक। ओह माय गॉड। तो उस तरह की स्ट्रगल करके आई थिंक वी आर गुड टू गो। हम इतना पिताजी ने कर लिया है कि बहुत ही प्रिविलेज्ड महसूस करते हैं। तो दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल कि सपने होते हैं सच। पॉइंट ये होता है आपको हताश नहीं होना होता। एक मुरैना में एक कॉलोनी है, हम लोग मुरैना से, तो उन लोगों को उस एक घर से निकाल दिया गया बिकॉज दे कुडंट पे द रेंट। तो जो एकदम फिल्मी होता है कि बर्तन भांडे सामान के सहित आपको निकाल दिया जाता है। Of course, I should not say it like that, but right now the biggest house of that area is in the same street जहाँ से उनको निकाला गया था। तो पिताजी ने वहाँ एक 5 मंजिला घर इसीलिए बनवाया। तो this kind of story, और सिर्फ मेरे पिताजी नहीं, हम सबके फादर्स, हम सबके मदर्स, उनके पेरेंट्स। सो मुझे लगता है कि मोटिवेशन के लिए यूथ को किसी को देखने की जरूरत नहीं है। जस्ट गो बैक टू योर पेरेंट्स एंड जस्ट सी कि वो कितना दूर आ गए। तो अगर वो वहां से इतना दूर आ गए तो आप भी आ जाएंगे। आपको वो विश्वास होना चाहिए, उम्मीद होना चाहिए, हमें हंसना चाहिए। आज का यूथ, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, जो चाहे आज की सरकार हो या पुरानी सरकार हो, ये लोग अपने बेरोजगारी और इन सब मुद्दों को से भटकाने के लिए हमें धर्म की पुड़िया देते हैं। बिल्कुल सही। और आज का यूथ अपने अपने रिस्पेक्टिव रिलीजन को सोच रहा है कि वो उसका रक्षक है। सो एक रियलिटी चेक में आप सभी को बता दूं, नो मैटर विच रिलीजन यू कम फ्रॉम, यू आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ योर रिलीजन। रिलीजन डजंट नीड यू, और आप उसे सेव नहीं कर सकते। सो इस सब को छोड़ के थोड़ा कंस्ट्रक्टिव काम करेंगे, हंसेंगे, थोड़ा सा प्यार करेंगे और लड़कियों को इज्जत देंगे, स्पेशली फॉर बॉयज। इफ यू कैन नॉट रिस्पेक्ट अ वुमेन, नो मैटर इफ यू आर अ CEO ऑफ अ बिग कंपनी, आपका जीवन वेस्ट है। तो हम लोग भी नहीं करते थे, हम लोग क्योंकि लड़के हैं, मुरैना से हैं, हमें भी सिखाया गया था। कई चीजें हमने सीख ली कि शायद ये अच्छा रहता है। मैंने लड़कियों पर फप्तियां कसी हैं, उन दोस्तों में बैठा हूँ जहाँ गंदे जोक्स बनाए जाते हैं और मैं हंसा भी हूँ उन जोक्स पर। बट इट डजंट मीन आई कुडंट अनलर्न दोस थिंग्स। नाउ इट हैज बीन इयर्स सिंस मेरी ऐसी कोई बैठक रही हो या उस तरह का होता ही नहीं। तो मुझे लगता है मुझ जैसा गधा व्यक्ति अगर ये सब सीख सकता है तो आज की जनरेशन तो ज्यादा ब्राइट है। सो इन सब चीजों पर फोकस करना चाहिए। बी द रियल यू बेसिकली। यस। तो मैं इससे पहले कि ये सेशन को एंड करूं, आई जस्ट वांट टू गो अहेड विद द लास्ट क्वेश्चन। मेरा सवाल है कि हु इज निशांत? अगर हम अचीवमेंट्स हटा दें, हम सब कुछ हटा दें, तो हु इज निशांत एज अ पर्सन? that would require some introspection although but नहीं, अचीवमेंट्स वगैरह तो हटा के ही देखता हूँ मैं खुद को। मुझे लगता है मैं एक ऐसा स्मॉल टाउन किड हूँ जिसको बहुत ज्यादा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज ही थिंक्स ही इज नॉट गुड एट एनीथिंग, और उस वजह से दैट प्रोपेल्स मी टू वर्क इवन हार्डर फॉर ईच एंड एवरीथिंग। सो आई एम एन इंट्रोवर्ट, टू बी ऑनेस्ट, कॉन्ट्रेरी टू द इमेज जो मेरी बनी हुई है कि मैं बड़ा अच्छे से आता हूँ, खूब सारी बातें करता हूँ। I don't like to talk. I don't like to talk with people. I don't like to meet people. उस तरह से अगर given a choice, मैं अपने कमरे में अपनी किताबों के साथ चुपचाप डरा सहमा सा रहना पसंद करता हूँ अब भी। और यही रीजन है कि इसीलिए लोग मुझसे मिलते हैं और उन्हें फिर लगता है कि अब ये 2 महीने नहीं मिला तो ये तो भूल गया। बट जस्ट द पॉइंट इज, मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि मैं लोगों से फोन पर बात कर पाऊँ या व्हाट्सएप पर रिप्लाई कर पाऊँ। तो निशान बड़ा डरा सहमा प्यारा सा बच्चा है, बहुत सारी चीजें देखी हैं, और मेरे आई गेस मेरे एग्जिस्टेंस का जो कोर है ना, बचपन में बड़े होते हुए हमने बहुत सारी औरतों पर वायलेंस देखी, घर की औरतों पर, बाहर की औरतों पर, मोहल्ले की औरतों पर, फिजिकल, मेंटल, सोशल। और बड़े हुए तो खुद भी काफी लड़कियों के साथ उतने ईमानदारी से नहीं रह पाए अपने रिश्तों में जिस तरह से रहना चाहिए था। आज भी मैं देखता हूँ तो मुझे ये लगता है ये जो औरतों के लिए, लड़कियों के लिए मेरा जो भी देखने का नजरिया है, जो मैं धीमे धीमे और सीख रहा हूँ, दिस इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स मी। मतलब मुझे लगता है कि एक हिंदू ब्राह्मण फैमिली का इकलौता लड़का होने के साथ जितने प्रिविलेज आते हैं, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उन सारे प्रिविलेजेस को धीमे धीमे करके एटलीस्ट मरने से पहले अपने से जुदा कर सकूं। सो दैट्स व्हाट आई वांट। So basically, with and without achievements, Mr. Nishant Upadhyay is an amazing personality. निशांत, आखिर में आप हमारे लिसनर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे?
सो वैसे तो मैं बातों में काफ़ी सारे मैसेज दे ही रहा था। मैसेज पहला तो यही है कि BSS रिदम को फैलाइए, बहुत सुंदर काम कर रहे हैं। मैं काफ़ी सारे कॉलेजेस में जाता हूँ, आई डोंट थिंक देयर आर टू मेनी कॉलेजेस जिन्होंने अपना एक पूरा डिपार्टमेंट डेडिकेट किया है, एक फैकल्टी डेडिकेट की है इस तरह की जनरेशन को लाने के लिए। और एक मैसेज ये है कि प्लीज़ आप जहाँ भी हैं, जो भी हैं, आपकी जो भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, आप कुछ भी हैं, दुनिया को प्यार की बड़ी ज़रूरत है। तो प्यार फैलाइए, शांति फैलाइए, धीमे आवाज़ में बात करना सीखें, गुस्सा दबाना सीखें, जानवरों को मारे नहीं, प्लास्टिक कम यूज़ करें, और जितनी भी अच्छी बातें हैं पर थोड़ा सा दुनिया को सुंदर बनाते हैं। बिकॉज 30,000 ईयर्स अगो ह्यूमंस वर नो वन, जिस तरह से हम जा रहे हैं 3,000 ईयर्स लेटर विल बी नो वन। तो कुछ समय बचा है, उसमें कुछ अच्छी यादें छोड़ जाएं तो बेहतर। बहुत खूबसूरत बात है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं BSSS पॉडकास्ट और मैं हूं आपकी RJ खुशबू। और निशांत, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप यहाँ आए, आपने अपना इतना वैल्यूएबल टाइम हमें दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। BSSS Rhythm, BSSS Rhythm, BSSS Rhythm.